नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसे हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है और अब ये कानून बन चुका है। जी, इसे उम्मीद विधेयक भी कहा जा रहा है और ये वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करता है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इस नए कानून के अहम पहलुओं को सामने रखती है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में वक्फ संपत्तियों का पैमाना कितना बड़ा है। हाँ, वो आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। करीब 8.7 लाख संपत्तियां और 9.4 लाख एकड़ जमीन, जिसकी कीमत एक अनुमान है करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़। ये तो इसे देश के सबसे बड़े शहरी जमींदारों में से एक बना देता है। सही कहा। तो जाहिर है इतने बड़े पैमाने की संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ा कोई भी कानून अहम हो जाता है। तो चलिए इस नए कानून को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है, आपने बताया। जी हाँ। और इसका जो घोषित उद्देश्य है वो है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में ज्यादा पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और कुशलता बढ़ाना। ठीक है, पर इससे पहले कि हम संशोधनों पर आएं, एकदम सरल शब्दों में बताएं, ये वक्फ होता क्या है? देखिए, इस्लामी कानून के तहत वक्फ का मतलब है कोई ऐसी संपत्ति जो मालिक ने धार्मिक या चैरिटी के कामों के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दी हो। हमेशा के लिए? हाँ, एक बार संपत्ति वक्फ बन जाती है तो ये माना जाता है कि उसका मालिकाना हक अल्लाह को चला गया। इसे फिर बेचा या बदला नहीं जा सकता। अच्छा, और इसका प्रबंधन? वो मुतवल्ली कह जाता है जो इसका प्रबंधन करता है। भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। आप देखिए, दिल्ली सल्तनत के जमाने तक जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने सालों बाद इस नए संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मौजूदा व्यवस्था में कुछ कमी थी? सरकार का तो यही कहना है। उनका तर्क है कि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना था, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी थी, और जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है उसे मजबूत करना था। और इसे लागू करने से पहले एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने भी इसकी जांच की थी। अच्छा। और एक दिलचस्प बात ये भी है जो शायद कम लोग जानते हैं कि तुर्की, मिस्र, सीरिया जैसे कई मुस्लिम देशों में अब वक्फ संपत्ति जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। ओह, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो चलिए अब आते हैं इस उम्मीद अधिनियम पर। इसका पूरा नाम है एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। तो इसमें मुख्य बदलाव क्या-क्या हैं? हाँ, कई अहम बदलाव हैं। सबसे पहले तो संरचना को ही लेते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो अब पदेन केंद्रीय मंत्री होंगे। यानी जो भी उस समय केंद्रीय मंत्री संबंधित मंत्रालय के होंगे वही अध्यक्ष बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में अब कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। 2 गैर मुस्लिम सदस्य? और साथ ही 2 मुस्लिम महिला सदस्य भी जरूरी हैं। अच्छा। और राज्य सरकारें भी बोर्ड में किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को नामित कर सकती हैं। उनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। ये तो संरचना में काफी बड़ा बदलाव लग रहा है। गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता। और न्यायाधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स में क्या बदला है? वहां भी एक बड़ा बदलाव है। पहले न्यायाधिकरणों में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ का होना जरूरी था। अब वो जरूरत हटा दी गई है। तो फिर अध्यक्ष कौन होगा? जिला न्यायालय के न्यायाधीश। और एक और महत्वपूर्ण बात, पहले न्यायाधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं था। अब 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकते हैं। यानी अब एक तरह से अपील का रास्ता खुल गया है। संपत्ति के सर्वेक्षण और विवादों के निपटारे को लेकर भी कुछ नया है? जरूर। पहले सर्वेक्षण आयुक्त होते थे, अब उनकी जगह जिला कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निर्धारण करेंगे। यानी जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन के पास ज्यादा आ गई। हाँ, और ये भी साफ किया गया है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति गलती से वक्फ के रूप में दर्ज हो गई है तो वो वक्फ नहीं रहेगी। मालिकाना हक के विवाद भी अब कलेक्टर ही देखेंगे। और ऑडिट? पारदर्शिता के लिए ऑडिट तो जरूरी है। बिल्कुल। तो अब 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय वाली जो वक्फ संस्थाएं हैं उनका ऑडिट राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों यानी ऑडिटर्स द्वारा किया जाएगा। राज्य प्रायोजित। और केंद्र सरकार? केंद्र सरकार अगर चाहे तो कैग यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनसे भी ऑडिट करा सकती है। अच्छा, कैग ऑडिट का विकल्प भी रखा है। और डिजिटलीकरण की भी बात थी शायद। जी हाँ, संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनेगा और एक इंटीग्रेटेड डिजिटल लिस्ट भी बनाई जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन लाने की कोशिश है। ये तो आजकल हर जगह हो रहा है।
एक और बदलाव सुना था वक्फ बनाने की प्रक्रिया को लेकर। हाँ, वो भी है। अब सिर्फ वही मुसलमान अपनी संपत्ति वक्फ के लिए समर्पित कर सकते हैं जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हो। 5 साल की शर्त। और महिलाओं के लिए महिलाओं को वक्फ घोषित करने से पहले संपत्ति में अपना उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस प्राप्त करना होगा। और हाँ, एक और बात, जो पुराना मुसलमान वक्फ अधिनियम था 1923 वाला, उसे अब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हुए मुख्य बदलाव, लेकिन जैसा अक्सर होता है इस कानून को लेकर कुछ विवाद भी खड़े हुए हैं। सुनने में आया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाँ, ये बात सही है। कांग्रेस, AIMIM और आप जैसी कुछ पार्टियों ने इसे धार्मिक मामलों में मतलब हस्तक्षेप बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई है, खास तौर पर 3 बातें। एक तो वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्य नियुक्ति। दूसरा, न्यायाधिकरणों से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाना। और तीसरा, वक्फ बनाने के लिए ये जो 5 साल इस्लाम मानने की शर्त लगाई गई है, इन पर उन्हें आपत्ति है। समझ गया। इन आपत्तियों और चिंताओं पर सरकार का क्या रुख रहा है? देखिए, जब संसद में बहस हुई थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये स्पष्ट किया था कि ये कानून इस्लामी धार्मिक रीति रिवाजों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। उनका कहना था कि इसका उद्देश्य पूरी तरह से प्रशासनिक सुधार करना है, न कि धार्मिक मामलों में दखल देना। तो अगर हम सार देखें तो ये कानून भारत में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में एक कह सकते हैं बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है, और लक्ष्य रखा गया है बेहतर प्रशासन और जवाबदेही का। हाँ, मोटे तौर पर इरादा यही लगता है, पारदर्शिता बढ़े, काम करने का तरीका कुशल हो। लेकिन जैसा हमने बात की, कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएं वाजिब हैं या नहीं, ये तो बहस का मुद्दा है, और उनका असल असर क्या होगा वो शायद वक्त के साथ ही पता चलेगा। बिल्कुल। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि गैर मुस्लिम सदस्य या कलेक्टर जैसे प्रशासनिक अधिकारी पारदर्शिता लाएंगे, कामकाज सुधारेंगे, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि ये एक तरह से धार्मिक संस्था के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल है। तो ये प्रबंधन बनाम धार्मिक स्वायत्तता का सवाल बन जाता है। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि वक्फ संपत्तियों का जो इतना विशाल पैमाना है और उनका अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, उसे देखते हुए प्रबंधन में गैर मुस्लिम सदस्यों और जिला प्रशासन को सीधे तौर पर शामिल करने का लंबे समय में क्या प्रभाव हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इससे वाकई पारदर्शिता और कुशलता के जो घोषित लक्ष्य हैं वो हासिल हो पाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।